नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं जीएस फोरम के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि परीक्षाएं अब लाइन में हैं और आप सब लोग परीक्षाओं के हिसाब से न केवल अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे बल्कि इसे फाइनल टच देने की कोशिश कर रहे होंगे। और इस फाइनल टच में जिस चीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही होगी वह है दोस्तों कंपटीशन में कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। सिर्फ दो चीज़ें, जैसा मैंने आपसे बताया। इन दो चीज़ों में पहली चीज जो आपके सामने है वो है आपका कॉन्सेप्ट, और दूसरी चीज जिस चीज पर हमें और आपको काम करना है वो चीज है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस में जिस समस्या से आप दो चार हो रहे हैं दोस्तों, वो है उसके कॉन्सेप्ट को ठीक ढंग से समझने में, और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जो क्वेश्चंस आपके सामने एग्जाम में प्रेजेंट होंगे, जो एग्जाम में आपके सामने आएंगे, उनमें अपनी कमांड को बेहतर बनाने की। और इन्हीं दोनों समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जीएस फोरम आपके लिए ले आया है एक बेहतरीन पैकेज, जिसमें न केवल दोस्तों हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे बल्कि उस कॉन्सेप्ट पर आधारित ऐसे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या जिनके आगामी एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है, उन दोनों प्रकार के प्रश्नों पर हम अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको लेकर के किसी भी प्रतियोगी छात्र में थोड़ा सा असहजता की, थोड़ी सी अनकंफर्टेबिलिटी होती है। और इसका रीजन ये है कि ये कोई बहुत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट नहीं है और ना ही ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में उतना ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर भी अगर हम गहराई में जाकर के इसको देखें और समझने की कोशिश करें तो हमें ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि हम में से हर कोई उस सब्जेक्ट से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है, उससे प्रभावित होता है। और उस विषय को दोस्तों नाम दिया गया है, वो सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमी। दोस्तों, इतना स्पष्ट है कि इस विषय को लेकर के आप सबके मन में थोड़ा बहुत डर, थोड़ी बहुत झिझक या हेजिटेशन जरूर होगा। और ऐसा इसलिए, जैसा मैंने बताया, कि इस विषय के कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनका रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने आसपास के परिवेश को समझने, महंगाई को समझने, टैक्सेशन को समझने में ये कॉन्सेप्ट हमारी बहुत मदद करते हैं, हमारी काफी हेल्प करते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके हम लोग काम करेंगे। दोस्तों, मैं पहले आपको इस प्रक्रिया के बारे में बता देना चाहता हूं, क्योंकि अब हमारी और आपकी मुलाकात हर दिन 3 बजे से 4 बजे के बीच इसी मंच पर होगी। और इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों इकोनॉमी के उन कॉन्सेप्ट्स पर जिस पर लेकर के आपको संदेह होता है या फिर जिसको लेकर के आपके मन में थोड़ी बहुत झिझक होती है। खासकर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय आपके लिए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का चुनाव और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उसका चुनाव करने में ये कॉन्सेप्ट काफी मदद करते हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों इन कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, उसके बाद जो चीजें आज आप पढ़ेंगे एज अ कॉन्सेप्ट, उसी पर आधारित प्रैक्टिस पेपर हम अगले दिन सॉल्व करेंगे। यानी कि आज आप जो कुछ पढ़कर जा रहे हैं इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग कल हल करेंगे। और कल जब आप इसको हल करेंगे तो उसको सॉल्व करते समय आपकी काफी मदद होगी इस चैप्टर से, जिसमें हम पहले ही आपसे उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके होंगे। तो सबसे बड़ी चीज कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसमें आने वाले प्रश्न या फिर जिनकी भी संभावना है आने वाले प्रश्नों में, या जो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के तौर पर आपसे पूछे जा चुके हैं, उन दोनों को हम फोकस करेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह से जीएस फोरम आपको आपकी कामयाबी के और नजदीक पहुंचाने में एक महती और सराहनीय भूमिका का निर्वहन भी कर पाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस विषय की जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। देखिए, यहां पहले एक चीज समझ लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम इकोनॉमी पढ़ते हैं कंपटीशन में या फिर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। एक इकोनॉमी है और एक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी का मतलब लिया जाता है अर्थव्यवस्था से, और इकोनॉमिक्स का मतलब लिया जाता है
अर्थशास्त्र से। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट आपके पास हैं, एक आपका इकोनॉमी है और दूसरा जो है आपका वो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स है। क्या बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों वर्ड्स में, इस चीज को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझकर ही हम आगे की अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, आगे की अपनी रणनीति बनाएंगे और समझेंगे कि हम लोग जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिस विषय को हम आप स्टडी कर रहे हैं या जिसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, वो विषय होगा दोस्तों इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। जबकि नीचे जो सब्जेक्ट लिखा है ये आपका इकोनॉमिक्स है। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स जो होता है ये हमेशा ही चर्चा करता है एक सैद्धांतिक विषय की, है ना। यानी इसमें इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स की एंड कुछ प्रमुख लॉस के बारे में, कुछ प्रमुख नियमों के बारे में। पर जैसा मैंने आपसे कहा कि हम लोगों के प्रश्न पत्र में जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड तो होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स की डिमांड नहीं करते, बहुत ज्यादा सिद्धांतों की मांग नहीं करते। भाई आपसे भावी वित्त मंत्री बनने या भावी आरबीआई का गवर्नर बनने की अपेक्षा तो की नहीं जा रही है। तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास इकोनॉमी की या इकोनॉमिक्स की इतनी समझ हो कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी इकोनॉमिक टर्म्स यूज हो रहे हैं उनका सही मतलब समझ पाएं। साथ ही साथ आप उनके बीच क्या रिलेशन है एक आम आदमी यानी कंज्यूमर, उपभोक्ता और आर्थिक सिद्धांतों के बीच में, इसको आप समझ पाएं। तो इसलिए यह ध्यान में रखना है कि हम लोग जो बात करेंगे वो इकोनॉमी की करेंगे, ना कि इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। ठीक है, सिद्धांत आपके इकोनॉमिक्स के होते हैं, लेकिन उनका जब व्यवहारिक जीवन में, जब हमारे सामान्य जीवन में इस्तेमाल होता है तो उस चीज को ही दोस्तों हम कहते हैं इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात यह आती है कि अर्थव्यवस्था का जो बेस होता है वो होता क्या है। सबसे पहली चीज होती है कि इकोनॉमी का जो बेस होता है वो किस चीज को कहा जाता है, ये आपके लिए एक बड़ा सवाल है। तो इसके लिए जब आप इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस पेपर में देखते हैं तो आपके दिमाग में एक छोटा सा शब्द आता है। इस छोटे से वर्ड का नाम है दोस्तों ये छोटा सा वर्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हिंदी में हम लोग अर्थ लेते हैं इसका आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, आर्थिक क्रियाएं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसा मैंने आपको कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही आपका बेस होती हैं अर्थशास्त्र का, आर्थिक क्रियाएं ही आधार होती हैं अर्थशास्त्र की या अर्थव्यवस्था की। तो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो उस देश में होने वाली आर्थिक क्रियाओं पर आधारित होती है, उस देश में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर ही वो इकोनॉमी बेस्ड होती है। इसको कैसे बेहतर ढंग से समझा जाए, इसके लिए हमें इस वर्ड को थोड़ा सा और डिफाइन करने की जरूरत है। अगर हम लोग इस वर्ड को ठीक ढंग से समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है, तो समझिए कि आपने अर्थव्यवस्था यानी कि इस सब्जेक्ट को समझने की पहली सीढ़ी पर सफलतापूर्वक कदम रख लिया है। तो दोस्तों आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या है, चलिए इस चीज को हम लोग दूसरे पेज पर समझते हैं। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तीन बेसिक चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है इसमें, इस पहली चीज को हम लोग नाम देंगे कैपिटल क्रिएशन। कैपिटल क्रिएशन का मतलब होता है दोस्तों पूंजी का निर्माण करना। ठीक है, ये पहली चीज होती है जो इकोनॉमी का बेस होती है। दूसरी चीज होता है दोस्तों उत्पादन, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। और तीसरी चीज होती है दोस्तों, इसे हम कहते हैं उपभोग। उपभोग का मतलब होता है कंजम्पशन।
ठीक है। तो अब आपके सामने तीन अलग अलग वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है आपके पास कैपिटल क्रिएशन का। कैपिटल क्रिएशन जिसका अर्थ मैंने आपको अभी स्पष्ट किया, इसका मतलब है पूंजी निर्माण। दूसरी चीज है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, और तीसरी चीज है उपभोग। ठीक है, ये तीनों जो होते हैं वो किसी भी देश की इकोनॉमी का बेस होते हैं। अब इसमें कैसे बेस होते हैं इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। कारण यह है दोस्तों कि जब हम कहीं कैपिटल क्रिएशन करते हैं तो कैपिटल क्रिएशन का मतलब होता है कि कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना, और पैसा इन्वेस्ट करके किसी ऐसे एक्टिविटी को स्टार्ट करना या प्रोसेस को स्टार्ट करना जिससे और ज्यादा पूंजी का निर्माण किया जाए, और न केवल पूंजी का निर्माण किया जाए बल्कि इससे कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस की जाए, कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो बहुत सारे लोगों की जरूरतों को पूरा करती हो, है ना। यानी पूंजी निर्माण का मतलब होता है सामान्य तौर पर इसे हम कहेंगे दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो पहली चीज हो गई इन्वेस्टमेंट करना। अब इन्वेस्टमेंट करके आपने अपनी कोई फैक्ट्री शुरू की, अपना कोई फर्म शुरू किया, अपना कोई कारखाना शुरू किया, तो वहां पर आप जो चीज करेंगे वो होगा आपका प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। लेकिन यह बात आपको समझना है कि ये जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, इस प्रोडक्शन में एक चीज ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती है, और वो चीज होती है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से हमारा मतलब है रोजगार के अवसर। कारण यह है कि जब आप कोई कंपनी शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं जहां पर आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यह चीज समझ लेने वाली बात है दोस्तों, ये एक अंडरस्टूड पॉइंट होता है कि किसी भी प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटी में सारे काम एक ही इंसान तो कर नहीं सकता। इट मींस अगर मैंने कोई फर्म शुरू की, मैंने कोई फैक्ट्री शुरू की, तो क्या वहां पर उत्पादन से लेकर वितरण तक यानी डिस्ट्रीब्यूशन तक सारे काम मैं अकेले कर सकता हूं? क्या किसी कंपनी में अगर मैं अकेला एम्प्लॉय हूं तो क्या सारे काम उस कंपनी के मैं अकेले अपने स्तर पर कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपका जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमें अगर किसी काम को परफेक्शन के साथ करना है, किसी काम को उसके बेहतरीन रिजल्ट के साथ करना है, तो हमें यह समझना होगा कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हमें जिम्मेदारियों को बांटना होगा। और जब तक जिम्मेदारी बांटी नहीं जाएगी तब तक एक ही व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएगा दोस्तों, यानी एक व्यक्ति अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, है ना। तो यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि रोजगार का जो सृजन हो रहा है, ठीक है, तो रोजगार के सृजन का मूल कारण है, अगर पूछता है तो इसी का मूल आधार होता है श्रम का क्या करना, विभाजन करना, यानी लेबर फोर्स जो हमारे पास है उसका क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, इस टर्म को, श्रम विभाजन को दोस्तों हम लोग बाद में समझेंगे, आगे समझेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर हम जिस चीज का निर्माण कर रहे हैं वो चीज है आपका एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। अब कंपनी ने एक प्रोडक्ट बना दिया जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, लेकिन किसी भी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेस होता है, उसकी जो डिमांड होती है, अगर वो नहीं है तो फिर इस प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी उत्पादन और उपभोग ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, जिसमें से किसी एक की मदद से गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली। मैं यहां कहना यह चाह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज प्रोड्यूस करता है, आपके घर में अगर आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पत्नी अगर कोई भोजन तैयार करती है, तो इसका मेन कारण होता है कि भोजन करने वाले लोग, घर में लोग ऐसे हैं जिन्हें भूख लगी हो सकती है, और तैयार किए गए भोजन की मदद से ही वो अपनी भूख को शांत करेंगे। अब इसको दूसरी तरह से समझा जाए तो मेरा मतलब कि अगर कहीं उपभोग है, उपभोग का मतलब इस्तेमाल करना बनाई गई वस्तु को, तो उपभोग यानी कि कंजम्पशन का जो बेस होता है दोस्तों, वो होता है, इसे हम लोग कहते हैं डिमांड, है ना। डिमांड यानी मांग। तो अगर मांग है तभी हम उसका क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। अगर घर के लोगों ने यह कहा कि हमें भूख लगी है, हमें भोजन करना है, तब तो भोजन बनाया जाएगा। अगर वो कहते हैं कि हम में से किसी को भूख नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या आपके परिवार का वह जिम्मेदार व्यक्ति, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्या भोजन तैयार करेगा, क्या खाना बनाएगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब स्पष्ट है कि उत्पादन का जो आधार होता है वो होता है उपभोग। उपभोग यानी कंजम्पशन,
और कंजम्पशन बेटा डिपेंड करता है हमारी डिमांड पर, यानी हमारी मांग पर, है ना। यानी हमारी मांग जैसी होगी उसी के आधार पर हम उत्पादन करेंगे। कारण यह कि अगर हमारे पास मांग नहीं है, डिमांड हमारी बहुत कम है और हमारे पास प्रोडक्शन लगातार हो रहा है, उत्पादन लगातार हो रहा है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, अधिशेष बच जाएगा। यानी हमारे पास जो प्रोडक्शन होगा वो सरप्लस में होगा, है ना। और अगर सरप्लस में हमारे पास प्रोडक्शन है तो निश्चित तौर पर हम आगे जब तक इस चीज को कंज्यूम नहीं कर लेंगे तब तक हम और ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे। यहां एक बात पर और ध्यान देना है कि अगर डिमांड कम हो गई तो स्वाभाविक सी बात है इससे हमें प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा। नहीं तो जैसा मैंने आपको बताया, क्या चीज है जो बढ़ेगी, वो है हमारा सरप्लस। सरप्लस से एक मतलब और लिया जा सकता है कि इससे वो प्रोडक्ट मार्केट में बढ़ेंगे जिनको हम डंप कर रहे हैं, ठीक, जिनको हम यूज नहीं कर रहे हैं, जिनका हम केवल स्टोर कर रहे हैं, तो ये चीज मार्केट में बढ़ेंगे। और मार्केट में अगर किसी चीज की स्टोरेज ज्यादा हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है इसको कंज्यूम करने के लिए आदमी मजबूर हो जाता है, क्योंकि एक सीमा के बाद इसकी गुणवत्ता यानी इसकी क्वालिटी जो होती है वो डिक्लाइन होने लगती है, वो आपकी लगातार घटने लगती है। और इसी डंप होते प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए हम लोग इसके प्राइजेस को घटा देते हैं। समझ में आ रही बात। तो कई बार ऐसा लगता है कि प्राइजेस को अगर हम घटा रहे हैं, प्राइजेस को हम कम कर रहे हैं, तो इससे तो अच्छी बात है, फायदा हो रहा है, नो डाउट इसमें फायदा भी हो सकता है। लेकिन समस्या तब हो जाएगी जब हम डंप प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए उसके प्राइजेस गिराते हैं और कई बार इससे हमें उसकी कॉस्ट यानी उसकी लागत भी वसूल नहीं हो पाती है। तो ऐसे में वो प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है दोस्तों शिकार हो जाती है घाटे की। और आप यहां समझें, इसी प्रोसेस को अगर मैं थोड़ा सा उलट दूं, यहां पर इसको समझ लें थोड़ा सा, कि अगर मांग में कमी आई तो हमें उत्पादन कम करना पड़ा, और उत्पादन में अगर कमी आई तो इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों कि जिस चीज के अवसर घट जाएंगे वो चीज होगी रोजगार। यानी इससे कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी बढ़ती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी मांग में कमी आने से उत्पादन को हम कम करते हैं, और उत्पादन में अगर कमी आई तो हमें रोजगार के अवसर भी कम करने पड़ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसे हम लोगों ने हिंदी में नाम दिया है आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, और इन आर्थिक क्रियाओं का जो 3 आधार मैंने आपको बताया वो है, पहला कैपिटल क्रिएशन, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, और दूसरा उपभोग यानी कंजम्पशन। तो पहले हम पूंजी निर्माण करते हैं, यानी कोई फैक्ट्री शुरू करते हैं, फिर उस पूंजी निर्माण करने के बाद वहां पर हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं, उत्पादन करते हैं, और उत्पादन के बाद फिर उसका होता है दोस्तों उपभोग। और यही तीनों बन जाती हैं किसी भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, है ना। अगर आप यहां सवालों की बात करें, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की ओर नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन के लिए हमारे और आपके बीच अलग से सेशन तय है, अलग से सेशन डिसाइड हो चुका है। तो अब जबकि ये चीजें डिसाइड हैं तो निश्चित तौर पर हमें केवल और केवल फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट पर। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है जो दिख रहे हैं, पर अगर इसमें सवाल आप फाइंड करना चाहें, किसी सवाल को फाइंड आउट करना चाहें, तो वो सवाल क्या बन सकता है, तो मैं एक बार आपके सामने रख देता हूं। पहला सवाल आपका बनता है, किसी भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हो सकता है या क्या होता है, तो आप कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। दूसरा प्रश्न, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किन किन चीजों को शामिल किया गया है, तो यहां हम पूंजी निर्माण यानी कैपिटल क्रिएशन, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, और उपभोग यानी कंजम्पशन को शामिल करते हैं। तीसरा सवाल आपके लिए बन सकता है कि कैपिटल क्रिएशन जिस स्थिति में होता है उसमें आदमी क्या करता है। कैपिटल क्रिएशन का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों कैपिटल क्रिएशन का मूल अर्थ होता है आज से आपका इन्वेस्टमेंट करना, यानी किसी फर्म को शुरू करना। अगली चीज यहां पर कि अगर उत्पादन में वृद्धि ज्यादा है, यानी अधिक उत्पादन हो रहा है और उसके अनुपात में कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो क्या परिणाम होगा। तो उत्पादन अगर अधिक होगा और कंजम्पशन नहीं होगा दोस्तों, तो इससे हमारा
जो प्रोडक्शन होगा वो सरप्लस में बचेगा, यानी कि अधिशेष बचेगा। और अगर सरप्लस ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है हमारे पास बहुत सारा प्रोडक्ट डंप हो जाएगा, और इसी डंप प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए दोस्तों हम उसके प्राइसेस को डिक्रीज कर लेंगे, यानी उसकी मूल्य को कम कर देंगे। और अगर मूल्य कम होगा तो एक संभावना यहां पर है, इससे हमारी जो लागत है वो भी वसूल नहीं हो पाएगी। और अगर किसी उत्पादन प्रक्रिया में लागत भी वसूल नहीं होगी तो आप जानते हैं दोस्तों कि उस प्रोडक्शन एक्टिविटी को लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। अगली चीज यहां पर मैंने आपसे कहा था कि अगर डिमांड में कमी, मांग में कमी आ जाए तो क्या होगा दोस्तों। तो अगर डिमांड में कमी आती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे उपभोग यानी कंजम्पशन, और अगर कंजम्पशन गिरा तो फिर फाइनली होगा प्रोडक्शन में कमी आएगी, और प्रोडक्शन में जब हम कमी करेंगे तो रोजगार के अवसर यानी एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी दोस्तों कम हो जाएगी, है ना। तो जैसा आपने यहां पर अच्छी तरह से समझ लिया है, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तैयारी तो दोस्तों बहुत सारे लोग कर रहे हैं। देश में लाखों करोड़ों युवा हैं जो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपने अभिभावकों और समाज की उनसे जो अपेक्षाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए वो सब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इन सब में मेहनत का परिणाम सकारात्मक रूप से पॉजिटिव रिजल्ट किसको मिलेगा। तो दोस्तों पॉजिटिव रिजल्ट उससे मिलेगा जो अपनी कमियों को ढूंढ ढूंढ कर दूर करेगा और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश हर दिन के साथ, हर पल के साथ और हर मिनट के साथ कर रहा होगा। वही दोस्तों कामयाबी का जो है कह सकते हैं कि संवरण करेगा। ठीक है, एक बात और, चूंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज की और खासकर की भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक स्वरूप की, तो मैं यहां पर एक और चर्चा कर लेता हूं। दूसरे टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, और दूसरा टॉपिक हमारा यह है दोस्तों ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था। ठीक है, मतलब यहां बात हो रही है भारत के डोमिनियन इकोनॉमी की। समझिएगा दोस्तों, डोमिनियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। देखिए, डोमिनियन इकोनॉमी को हम हिंदी में एक बहुत विशेष नाम देते हैं, और यह नाम है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसी को नाम दिया जाता है दोस्तों औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। अब प्रश्न यह आएगा कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का क्या मतलब निकला। यह आपके लिए एक सवाल हो सकता है कि डोमिनियन इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। तो समझें, जब 1498 ईस्वी में सभी को पता है कि पहली बार पुर्तगालियों का आगमन हुआ था भारत में, और भारत में आने का इनका जो मेन मकसद था वो था भारत के साथ क्या करना दोस्तों, व्यापार करना, यानी कि इंडिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को आगे बढ़ाना। लेकिन आप जानते हैं कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में पहले पुर्तगाल आए, फिर आए हमारे यहां डच, और डचों के बाद तीसरे नंबर पर आए, और बात से दोस्तों परिचित हैं कि अंग्रेज ही वो थे जो न केवल यहां आए बल्कि भारत की जो राजनैतिक रिक्तता थी, यानी जो पॉलिटिकल गैप था, उस पॉलिटिकल गैप में न केवल उन्होंने इंटरफेयर किया, न केवल उसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया, बल्कि बहुत मजबूती के साथ उन कमजोर कड़ियों को ढूंढकर उन्होंने अपना प्रभाव स्थापित किया, अपना एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीमेसी को उन्होंने वहां पर एक तरह से स्टेबल किया। यहां पर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का सीधा मतलब होता है जब किसी एक देश की अर्थव्यवस्था का कंट्रोल कोई और कर रहा हो। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर दोहराता हूं अपने डेफिनेशन को। जब एक देश की अर्थव्यवस्था का कंट्रोल कोई और कर रहा होता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को ही दोस्तों कहा जाता है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। मैं यहां लिख देता हूं, जब एक देश की
इकोनॉमी को कोई और कंट्रोल करता है है ना दोस्तों। तो जैसा यहां पर स्पष्ट है कि जब एक देश की इकोनॉमी को कोई और कंट्रोल करता है तो इसी व्यवस्था को हम कहते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है डोमिनियन इकोनॉमी। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी जब अंग्रेज भारत आए, तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था का कंट्रोल हमारे हाथों में था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं एक बड़े बेहतरीन व्यक्ति हैं, खासकर उनका संबंध तो पॉलिटिकल सेक्शन से था, जिनका नाम द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, है ना। यह नाम उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहां किसकी बात हो रही है। तो दोस्तों यहां बात हो रही है दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, निश्चित तौर पर आप लोग समझ गए होंगे, अपनी तैयारी के क्रम में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में और भारत की इकोनॉमी के बारे में किस तरह से दादा भाई नौरोजी ने अपने सबसे महत्वपूर्ण ओपिनियंस दिए और कैसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था पर भारत पर अंग्रेजों का जो प्रभाव रहा है उसको समझने में हमें यहां इनसे मदद मिली। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इस बुक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने अपनी इस किताब में जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कस किया, वो चीज हिंदी में कही जाती है दोस्तों धन निकासी का सिद्धांत। इसी कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में ड्रेनेज ऑफ वेल्थ कहते हैं हम लोग। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का मतलब, आपने उस ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम जॉन सुलिवन था, इसके उस स्टेटमेंट को यहां कोट कर लेना ज्यादा अच्छा होगा, जिसने कहा था कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था स्पंज की तरह काम करती है, यानी कि हम गंगा और यमुना के किनारों से संसाधनों को सोख लेते हैं और उसे ला करके टेम्स नदी के किनारे पर निचोड़ देते हैं, और इसी से हम बेहतर बने हैं, इसी से हम अमीर बने हैं। इसी चीज को दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के तौर पर उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है, उस कॉन्सेप्ट को हम धन निकासी का सिद्धांत यानी ड्रेनेज ऑफ वेल्थ कहते हैं। और ड्रेनेज ऑफ वेल्थ जो है, यह भी सवाल है दोस्तों कि इसका सिद्धांत जो है वो किस पुस्तक में पहली बार दिया गया था, किस बुक में यह कॉन्सेप्ट पहली बार दिया गया था, जिसे हम लोग ड्रेनेज ऑफ वेल्थ कहते हैं। तो ये बुक, ये कॉन्सेप्ट जो था दोस्तों, मैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में बोल दे रहा हूं। इस किताब को कहते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब है दोस्तों उनकी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी किताब में सिद्धांत दिया दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का। तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों की जो अर्थव्यवस्था थी या अंग्रेजों की जो संपन्नता थी, वो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की संपन्नता पर ही टिकी थी। और उन्होंने धीरे धीरे न केवल इंडियन इकोनॉमी को कंज्यूम किया, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस को, जो आर्थिक संसाधन थे उनको कंज्यूम किया, बल्कि सबसे ज्यादा समस्या उन्होंने खड़ी की हमारे लिए यानी भारत के लिए एक खास चीज की मदद से। और उस खास चीज को हम लोग दोस्तों कहते हैं लैंड होल्डिंग सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, लैंड होल्डिंग सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है भूधारण प्रणाली। और आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, भूधारण प्रणाली का सामान्य भाषा में हम लोग नाम लेते हैं लगान व्यवस्था। देखिए किस तरह से शब्द दर शब्द
हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में सबसे खास चीज होती है उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके टर्म्स। अगर आपको उसके टर्म्स और उनका सही मतलब समझ में आ जाता है तो यकीन मानिए दोस्तों, सवालों को समझना और उसके आधार पर सही आंसर को चुनाव करना यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको उसके कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप कभी भी सही उत्तर तक पहुंच नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आपको सही उत्तर पता हो, लेकिन आपको अपने उत्तर पर भरोसा ना हो, अपने उत्तर पर आपको यकीन ना हो, विश्वास ना हो। और जब एग्जाम में कोई आंसर आपको पता हो और आपको उस पर डाउट हो, उस पर आपको संदेह हो, तो उसको फाइनल आंसर मान करके टिक कर लेना, ये अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है दोस्तों। और वो आपका न केवल टाइम कंज्यूम करता है, बल्कि आपकी सफलता की संभावना को भी कम कर देता है। तो देखें, जैसा मैंने आपसे कहा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस किताब के लेखक थे दादा भाई नौरोजी। और इसी किताब में दादा भाई नौरोजी ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसको हम लोगों ने नाम दिया धन निकासी का सिद्धांत। धन निकासी के सिद्धांत को ही हम लोग ड्रेनेज ऑफ वेल्थ कह करके बुलाते हैं। ठीक है। दूसरी बात यहां पर कि ड्रेनेज ऑफ वेल्थ के माध्यम से उन्होंने जिस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, उसमें सबसे पहली चीज जो आपको बताई गई वो है आपका लैंड होल्डिंग सिस्टम, यानी कि हमारी भूधारण प्रणाली। मैं भूधारण प्रणाली की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि अगर इंडिया की बात होती है कि इंडिया किस तरह की कंट्री है, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय में, इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारा जो इंट्रोडक्शन लोग देते हैं इंडिया का, वो एक ऐसे कंट्री के रूप में देते हैं जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, यानी हम एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। और जो देश कृषि प्रधान होते हैं, नो डाउट उसमें आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज इन्वॉल्व होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। जैसे कि अगर आजादी के पहले की बात की जाए, यानी कि 1947 से पहले की बात अगर की जाए, तो आप सब जानते हैं दोस्तों इस बात को कि भारतीय आबादी का, यानी भारत की कुल आबादी का लगभग 90%, 90% ये लोग रहते थे गांव में। और इनका जो व्यवसाय था वो मुख्य तौर पर कृषि था। कृषि ही नहीं, जितने भी व्यवसाय ग्रामीण स्तर पर होते थे, वो सारे के सारे जो बिजनेस थे, सारे के सारे जो एक्टिविटीज थी, वो ज्यादातर दोस्तों एग्रीकल्चर पर आधारित होती थी। अब आप समझिए कि एक बात और यहां जोड़ लेना ज्यादा अच्छा होगा कि जितने भी उस समय व्यवसाय थे वो सब वंशानुगत होते थे, यानी कि जो पेशा मां बाप का होता था, आने वाली पीढ़ी उसी पेशे को अपना लेती थी। यानी अगर किसान है तो किसान का बेटा किसान हो जाता, लोहार का बेटा लोहार हो जाता, और बढ़ई का बेटा बढ़ई हो जाता। यानी जो कारपेंटर का काम कर रहे थे उनकी आने वाली पीढ़ी भी वही करती थी, जो आपके एक तरह से लोहार थे उनकी आने वाली पीढ़ी भी वही करती थी। ऐसे में जो लोग, ज्यादातर आबादी अगर हमारी गांव में रह रही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों कि उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा होगा। और अगर उनका एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो लोग खेती किसानी के माध्यम से ही अपना जीविकोपार्जन करते थे। अब किसानों ने अपनी मुख्य रूप से खेती को ही अपनी अर्थव्यवस्था का आधार बनाया, और अंग्रेजों ने इसी खेती को ही बर्बाद करने से अपनी शुरुआत की। और इसके लिए ही उन्होंने जो चीज इस्तेमाल की वो चीज थी दोस्तों हमारी भूधारण प्रणाली, यानी हमारा लैंड होल्डिंग सिस्टम, जिसके लिए लगान व्यवस्था जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, समझेंगे लगान व्यवस्था क्या है। यहां पर थोड़ी सी बात हम करेंगे दोस्तों। हमारी जो लगान व्यवस्था है ना, इस लगान व्यवस्था में आप समझिए कि इसके 3 बड़े प्रचलित नाम हैं इसके अंतर्गत। पहला नाम आप जानते हैं जमींदारी, ये पहली व्यवस्था होती थी। दूसरे नंबर पर
इस व्यवस्था को हम लोगों ने नाम दिया महालवाड़ी, और तीसरे नंबर पर आता है रैयतवाड़ी। ये तीन अलग अलग व्यवस्थाएं लैंड होल्डिंग सिस्टम के अंतर्गत चलती रही। अब आप देखिए कि जमींदारी व्यवस्था को लागू करने में जिस अंग्रेज अधिकारी का सबसे ऊपर नाम लिया जाता है दोस्तों, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये ध्यान में रखें। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, इसने इस जमींदारी व्यवस्था को लागू किया। समझें कि जमींदारी व्यवस्था को लागू करने में इस व्यक्ति को जिन लोगों ने सुझाव दिया, जिन लोगों ने इसकी मदद की, उनमें एक नाम आता है जेम्स ग्रांट का, और दूसरा नाम आपको मिलेगा यहां पर जॉन शोर का। दो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, एक नाम आपको जेम्स ग्रांट का दिख रहा है दोस्तों, और दूसरा नाम जॉन शोर का। इन्हीं दोनों लोगों ने जमींदारी व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को लागू किया, जिसमें जमीन का ज्यादा हिस्सा, उसका जो मालिकाना हक था, जमीन पर जो लगान वसूलने की बात आती है, उसका अधिकार जो दिया गया वो जमींदारों को दिया गया। बाद में आप देखिए महालवाड़ी व्यवस्था का मतलब, महालवाड़ी से अर्थ होता है यहां जमीन का मालिकाना हक जो होता था वो ग्राम समुदाय के पास होता था। लेकिन जब रैयतवाड़ी बात आती है तो रैयतवाड़ी शब्द में जमीन का जो मालिकाना हक है, यानी जमीन की जो ओनरशिप होती है दोस्तों, ये उसी व्यक्ति को सौंप दी गई जिस व्यक्ति को उस पर खेती करना था। यानी यहां पर जमीन की ओनरशिप खुद किसान के पास थी। अब आप समझिए इन तीनों को कि जमींदारी में जमींदार लगान वसूलता था, महालवाड़ी व्यवस्था में ग्राम समुदाय लगान वसूलती थी, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषक के पास ही जमीन का मालिकाना हक होता। तो जो बेसिक क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो ये कि इन तीनों व्यवस्थाओं में किसानों का सबसे ज्यादा जो शोषण हुआ, सबसे ज्यादा जो ह्यूमिलिएशन हुआ, उस शोषण के लिए कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी व्यवस्था को सबसे ज्यादा जिम्मेदार समझा जाए। तो आप समझिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जहां है उसमें किसान के पास ही जमीन का मालिकाना हक होता था, और ऐसे में खेत में उगने वाले अनाज पर जो अधिकारिता होती थी, जो कंट्रोल होता था, वो किसान का था। अब आप स्पष्ट हो जाएंगे कि अगर जमीन का मालिकाना हक दोस्तों किसान के पास है तो आप स्पष्ट रहिए कि किसान ही लगान चुकाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था, और अगर किसान को ही लगान चुकाना था तो फिर अंग्रेज या जिनको भी लगान वसूलना था वो सबसे ज्यादा जो शोषण करते थे वो किसानों का करते थे। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों की आर्थिक स्थिति यानी उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को न केवल दिन ब दिन और बदतर बनाया, बल्कि इसके माध्यम से भारत में कृषि भी अब किसी मुनाफे का सौदा नहीं रह गई, बल्कि वो भी धीरे धीरे घाटे का बिजनेस बनता चला गया। और आप समझिए कि एक वक्त 90% आबादी वाला ये देश, जिसमें 90% लोगों की मैं बात कर रहा हूं, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। अब उन लोगों के पास खेती करने का कोई कारण नहीं बचा, और इसलिए वो लोग अपनी जमीनें बेचकर शहरों की ओर भागे, गांव छोड़ करके शहरों की ओर पलायन करने लगे, जिससे शहरों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट महसूस की जाने लगी, उसको नए सिरे से रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत महसूस की जाने लगी, और ग्रामीण स्तर पर यानी गांव में एग्रीकल्चर यानी कृषि ही आय का एकमात्र साधन बनकर नहीं रह गया, बल्कि हमें वहां पर भी दूसरे अन्य इकोनॉमिक सोर्सेस का अरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ने लगी, है ना दोस्तों। अब यहां समझिए कि लगान व्यवस्था के बाद थोड़ी बहुत बातें यहां पर और रह जाती हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय देने में। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो क्या है। तो दोस्तों हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसको हम लोग वैसे तो कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी एक मिक्स इकोनॉमी है। लेकिन ये मिक्स इकोनॉमी किस चीज का मिक्सर है ये समझना है। तो हमारी अर्थव्यवस्था मिक्सचर है बेटा दो अलग अलग चीजों का, जिसमें पहली चीज जो आती है वो है
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पहली जो चीज है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरी वाले की बात करें तो दूसरे वाले का नाम है दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब ये दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है और समाजवादी व्यवस्था को सोशल, या इसी के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है जो इससे काफी मिलता जुलता है, कम्युनिज्म, यानी इसी के लिए हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण माना जाता है किसको? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। प्रश्न यह भी बनता है दोस्तों कि ये सारे कॉन्सेप्ट दिए किसने हैं और इनका जो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, इस क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? तो दोस्तों इस क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो समझिएगा, वो बेस है दोस्तों रिसोर्सेस। रिसोर्सेज यानी इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं संसाधन। और आप इस बात से भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जिसका कंट्रोल रिसोर्सेस पर होता है वही व्यक्ति किसी भी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है। अब आप देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पहली बार हमें जानकारी मिलती है जिस एक अर्थशास्त्री से, उनका नाम है दोस्तों एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी जिस बुक को हम लोग कहते हैं द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर लोग इस बुक को केवल वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से ही जानते हैं, यानी वेल्थ ऑफ नेशन कह देना अपने आप में काफी है, सफिशिएंट है इस किताब को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसका राइटर माना जाता है एडम स्मिथ को। और एडम स्मिथ ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक भी माने जाते हैं। अगर यही बात समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को डिफाइन करने के लिए या कम्युनिज्म अर्थव्यवस्था को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक नाम नजर आएगा दोस्तों, इसे कहते हैं, बुक है ये, बुक का नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल। और दास कैपिटल जब भी ये नाम आता है तो कम्युनिज्म के जनक जिनको कहते हैं हम लोग दोस्तों कार्ल मार्क्स, इनका नाम लिया जाता है। और कार्ल मार्क्स ने ही समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया था। तो आपके पास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए एडम स्मिथ और समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए कार्ल मार्क्स, दो लोगों के नाम आ जाते हैं। अब इन्हीं दोनों अर्थव्यवस्थाओं को जब मिक्स कर दिया गया तब सामने आया मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विवरण जो हमें मिलता है वो सन 1929 में एक वर्ड आता है द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, ये जो द ग्रेट डिप्रेशन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसे 1929 के दौर की मंदी के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाता है। और इस समय जिस व्यक्ति ने पहली बार रोजगार सिद्धांत का जिक्र किया, रोजगार सिद्धांत को ही हम लोग एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, इस एम्प्लॉयमेंट थियरी के लिए जाने जाते हैं दोस्तों जो व्यक्ति, उनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, ज्यादातर में लोग इन्हें सिर्फ कीन्स के नाम से जानते हैं या J.M. कीन्स कहते हैं। तो जॉन मेनार्ड कीन्स हो जाते हैं फादर मिक्स इकोनॉमी के, जो कि इस वक्त अगर पूछता है कहां की अर्थव्यवस्था का स्वरूप है तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात आएगी तो एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशन का जिक्र करेंगे हम लोग। और अगर समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था अर्थात कम्युनिज्म की बात आएगी
तो हम लोग दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स की बात करेंगे, और वहीं मिश्रित इकोनॉमी के लिए जॉन मेनार्ड कीन्स का जिक्र किया जाता है ना दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अर्थव्यवस्था के इन कठिन और थोड़े से दुष्कर, आप कह सकते हैं थोड़े से टफ जो टास्क हैं आपके सामने, जो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहे हैं, जो कि टर्म्स हैं आपके सामने आ रहे हैं बार बार, इन टर्म्स को समझने में आपको न केवल थोड़ी सहूलियत हो रही होगी, सुविधा मिल रही होगी, बल्कि मैं यकीन करता हूं दोस्तों कि इस क्लास के खत्म होने के बाद आप अपने अपने स्तर पर इन चीजों को वेरीफाई करने के लिए आप बुक्स या अपने पास मौजूद एजुकेशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल जरूर करेंगे। और अगर आप इन एजुकेशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए न केवल इनके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे, बल्कि मैं उम्मीद यह भी करूंगा कि अगर इन चीजों को समझने में आपको कोई समस्या आएगी तो कल जब इसके आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम आप चर्चा करेंगे तो वहां पर आप अपने डाउट्स जरूर रखेंगे, और मैं यथासंभव जितना भी पॉसिबल हो पाएगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की भी कोशिश करता रहूंगा। अब दोस्तों एक चीज और यहां पर हमारी इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन चैप्टर में आ जाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था को क्लासिफाई किया जाता है कितने भागों में। तो दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था का जो क्लासिफिकेशन होता है, ध्यान रखिएगा, वो 3 अलग अलग स्तरों पर होता है। जैसा कि हमारी ट्रेडिशनल जानकारी, हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है वो बताता है कि अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। फिर होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी, और फिर होता है तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। लेकिन यहां एक बड़ी बात है कि दोस्तों पारंपरिक ज्ञान तो वही कहता है जितनी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं हम केवल उतना ही पढ़ें, उतने पर ही ध्यान दें। लेकिन जैसा कि आप लगातार चेंज होते एग्जाम पैटर्न्स को देख रहे होंगे, आपको ये बात पता है कि अब जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं वो सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं पूछे जाते, बल्कि कई बार उन किताबों में लिखी गई लाइनों के बीच में जो बातें कही जाती हैं उन बातों को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश होती है, और उसके बारे में आपसे आपका ओपिनियन भी मांगा जाता है। तो ऐसे में एग्जाम पैटर्न में लगातार हो रहे बदलावों के हिसाब से अगर आपने अपने स्टडी का जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज नहीं किया तो फिर दोस्तों बहुत करीब दिखाई देने वाली मंजिल आपकी वो आपसे बहुत दूर होती चली जाएगी। ध्यान दें, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जैसा मैंने कहा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन 3 क्षेत्रों के बाद ध्यान दीजिएगा अब नए जो ट्रेंड आपके सामने आ रहे हैं एग्जाम्स के पूछे जाने के, उसमें एक 4th सेक्टर और एक 5th सेक्टर की भी बात की जाती है। यानी अब हमारी इकोनॉमी में केवल 3 सेक्टर नहीं है दोस्तों, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, बट देयर आर 4th एंड 5th सेक्टर ऑल्सो। चौथा और 5वां अध्याय भी आपको यहां पर मिलता है। अब प्राथमिक सेक्टर की बात आएगी, प्राइमरी सेक्टर की, तो दोस्तों प्राइमरी सेक्टर में हम लोग हमेशा ही उन चीजों को रखते हैं जहां से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। रॉ मटेरियल से मतलब हमारा कच्चा माल से है, ठीक है। तो जहां से हमें कच्चा माल मिलता है वो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है। इसमें एग्रीकल्चर, फिशरीज यानी यूं कहिए कि मत्स्य पालन, खनन, एक्सकेवेशन, ये सारी चीजें रखी जाती हैं। द्वितीयक सेक्टर की बात होगी तो द्वितीयक सेक्टर में हम लोग रखते हैं उद्योग धंधों। उद्योग से मेरा मतलब जहां प्राइमरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल लेवल पर ले जाकर उससे दूसरे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, वो होता है आपका उद्योग क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र। फिर आता है आपका टर्शियरी यानी 3rd सेक्टर। तो दोस्तों 3rd सेक्टर के लिए ध्यान दीजिए, इसी सेक्टर को सेवा क्षेत्र या इसी क्षेत्र को सर्विस सेक्टर के नाम से भी बुलाया जाता है। और सर्विस सेक्टर कहने का रीजन ये कि इसी क्षेत्र में उन सारे लोगों को हम रखते हैं जो चाहे इंडस्ट्रियल लेवल पर या सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को ही रखा गया है तृतीय क्षेत्र में। अब बात आती है चौथे और 5वें क्षेत्र की। दोस्तों इसमें मैं 5वें क्षेत्र से जुड़ा एक प्रश्न आपको बता देता हूं। इस क्षेत्र में जो लोग होते हैं उन्हें गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स के नाम से बुलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा,
जैसा मैंने कहा गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये लोग इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है दोस्तों बुद्धिजीवी लोग, और बुद्धिजीवी लोग वो होते हैं जो अमूमन पॉलिसी मेकर होते हैं। समझ रहे हैं? तो पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं, खासकर एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, इन लोगों को रखा जाता है दोस्तों गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स के तौर पर, यानी फिफ्थ सेक्टर में। लेकिन ये जो फोर्थ सेक्टर हमें नजर आ रहा है, इसमें अदर प्रोफेशनल्स को रखा जाता है, खासकर कि आईटी सेक्टर से जुड़े हो गए, इसी में आपके डॉक्टर्स हो गए, और इंजीनियर्स वगैरह को भी इसी सेक्टर में हम ऑक्यूपाई करते हैं, कवर करते हैं। तो आपके सामने हमारी अर्थव्यवस्था के 5 सेक्टर उपलब्ध हैं, जिनसे जुड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पांचवा। तो इसमें जो सबसे बेसिक सवाल आपके लिए नजर आ रहा है वो है कि किस सेक्टर में मौजूद लोगों को गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहा जाता है दोस्तों। तो गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल हम फिफ्थ सेक्टर के लोगों को कहते हैं, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, और इंटेलेक्चुअल से मतलब वो होते हैं आपके पॉलिसी मेकर, यानी इन्हीं को हम लोग सामान्य शब्दों में नीति निर्माता कहते हैं। ठीक है? यानी नीतियां बनाने और उनको इंप्लीमेंट करने, लागू करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो आपकी इसी फिफ्थ सेक्टर के लोगों के पास होती हैं। जबकि चौथे में, जैसा मैंने बताया, इसमें प्रोफेशनल्स आते हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर के हों, डॉक्टर्स हों या इंजीनियर्स हों। और तृतीयक सेक्टर में सर्विस सेक्टर आता है दोस्तों, किसी क्षेत्र में काम करने वाले लोग। यहां एक बात याद रखिए कि तृतीयक सेक्टर से ही सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व यानी कि रेवेन्यू मिलता है। ठीक है? ये बात ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो होता है वो गवर्नमेंट को किस सेक्टर से मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है वो तृतीयक सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर से मिलता है। सेकेंडरी सेक्टर में हम इंडस्ट्रियलिस्ट को रखते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को रखते हैं। ठीक है? इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। और प्राइमरी सेक्टर में एक शब्द याद रखिएगा, रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा माल जहां से मिलता है उस क्षेत्र को दोस्तों हम यहां पर कवर करते हैं। है ना? मैं आशा करता हूं कि पिछले करीब 1 घंटे से जिन विषयों पर, जिन बिंदुओं पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, न केवल आपका कॉन्सेप्ट इसको लेकर के क्लियर हुआ होगा, बल्कि आपके मन में जो डाउट्स रहे हैं अब तक वो भी शायद काफी हद तक आपके क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीजें बेहतर ढंग से तब स्पष्ट होंगी जब आप इन पर आधारित प्रैक्टिस पेपर्स को और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसा मैंने आपसे शुरू में ही कमिट किया था कि आज जो कुछ भी डेटा हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिन कॉन्सेप्ट पर हमारी और आपकी चर्चा हुई है, ये कॉन्सेप्ट आपको जीएस फोरम के एप्लीकेशन पर ही मिल जाएंगे, लेकिन यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। लेकिन जब हम लोग कल डिस्कस करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो क्वेश्चन आपके लाइव यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। और अगर आप लाइव हमारे साथ मिलकर के इन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि न केवल आपका इकोनॉमी को लेकर के जो मन में थोड़ा बहुत डर है, जो हेजिटेशन है, न केवल वो हेजिटेशन कम होगा, बल्कि आने वाले समय में आप इस पोर्शन की मदद से भी अच्छे अंक उठा पाएंगे और आप अपनी सफलता के और करीब पहुंचेंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया दोस्तों जीएस फोरम पर, और आगे भी जीएस फोरम और हमारी टीम इसी समर्पण के साथ आपकी सफलता में आपका पथ प्रदर्शक बनने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतिम चयन और अंतिम सिलेक्शन आपको आपकी मेहनत की बदौलत मिलेगा, इसलिए उसमें किसी प्रकार की कमी या किसी भी प्रकार की कोताही बिल्कुल ना बरतें। ठीक है? स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। और इसी मंच पर इसी समय कल फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए डिस्कशन के साथ, नई चर्चाओं के साथ, ये समझने के लिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था एक आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती है, और कैसे हम इस विषय को बेहतर ढंग से समझकर आगामी परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद।